नमस्कार। भारतीय मनोरंजन जगत में इस हफ्ते इतनी ज्यादा हलचल हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल। एक तरफ नेटफ्लिक्स ने 2026 के लिए अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। धुरंधर का नया टीजर एक अलग ही बहस छिड़ रहा है और कुछ सितारे ऐसी बातें कह रहे हैं जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। सही बात है। मुझे तो सबसे ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी है कि इन सब सुर्खियों के पीछे असल में चल क्या रहा है। क्या ये किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या बस यूं ही इंडस्ट्री का रोजमर्रा का शोर। यही तो आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इवेंट से जिसने मुंबई में सारे सितारों को एक छत के नीचे जमा कर दिया। नेटफ्लिक्स का वो बड़ा शोकेस। क्या इवेंट था वो। अनिल कपूर, सनी देओल, माधुरी दीक्षित, लिस्ट बहुत लंबी है। देखने में तो ये एक शानदार पार्टी लगी, पर इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये नेटफ्लिक्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट था। अच्छा। बात यह है कि मेट्रो शहरों का जो युवा दर्शक है वो तो अब Amazon, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब में बढ़ चुका है। हाँ, वो मार्केट तो सैचुरेट हो रहा है। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स अब ये समझ चुका है कि असली ग्रोथ वो अब उन करोड़ों दर्शकों से आएगी जो छोटे शहरों में रहते हैं और जो टीवी पर सनी देओल, अनिल कपूर और सैफ अली खान को देखकर बड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कंटेंट की घोषणा नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को सीधे सीधे स्ट्रीमिंग पर लाने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। अब फोकस कूल कंटेंट से ज्यादा कम्फर्ट कंटेंट पर है। ये तो बहुत बड़ा दाव है। बहुत बड़ा। आप नाम देखिए ना, सनी देओल के साथ इक्का, अनिल कपूर और हंसल मेहता के साथ फैमिली बिजनेस, सैफ अली खान की हम हिंदुस्तानी। हाँ, ये वो नाम है जिन पर दर्शक भरोसा करते हैं। नेटफ्लिक्स एक तरह से उन्हें कह रहा है कि आपका जो पसंदीदा सिनेमा था ना, वो अब आपके फोन पर है। इक्का की बात करें तो ये सनी देओल के लिए भी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। गदर 2 और अब बॉर्डर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद एक सीरियस लीगल ड्रामा। ये क्या? अपनी एक्शन हीरो वाली इमेज को बैलेंस करने की कोशिश है। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। वो दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ चिल्लाने और हैंडपंप उखाड़ने वाले हीरो नहीं है बल्कि एक गंभीर एक्टर भी है। और अक्षय खन्ना और दिया मिर्जा के साथ कास्टिंग भी ये बताती है कि ये एक परफॉर्मेंस पर आधारित फिल्म होगी। सही कहा। ये उनके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। और फिर है फैमिली बिजनेस, अनिल कपूर और विजय वर्मा। ये तो कमाल की कास्टिंग है ना। ओह, बेहतरीन। लेकिन हंसल मेहता का नाम जुड़ते ही ये एक साधारण कॉर्पोरेट ड्रामा नहीं रह जाता। आपको क्या लगता है वो इस जॉनर में क्या नया लेकर आएंगे? देखिए, हंसल मेहता की खूबी ये है कि वो किसी भी कहानी की आत्मा पकड़ लेते हैं। हाँ। ये सिर्फ बोर्डरूम की लड़ाइयों के बारे में नहीं होगा, ये शायद सत्ता, लालच और परिवार के अंदर के रिश्तों की एक मनोवैज्ञानिक पड़ताल होगी। जिसे स्कैम 1992 में किया था। बिल्कुल। वहां उन्होंने हमें स्टॉक मार्केट के अंदर की दुनिया दिखाई थी, यहाँ वो शायद हमें एक बिजनेस एम्पायर के अंदर का सच दिखाएंगे। अनिल कपूर का अनुभव और विजय वर्मा की नई पीढ़ी की एनर्जी, वो टकराव देखने लायक होगा, यकीनन। सही कहा आपने। पर ये सिर्फ बड़े स्थापित सितारों पर ही दांव नहीं लगा रहे। नहीं नहीं, मिसमैच्ड का आखिरी सीजन भी आ रहा है और ढिंडोरा 2 की वापसी भी हो रही है। और ये दिखाता है कि वो अपना जो लॉयल ऑडियंस बेस है उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मिसमैच ने एक पूरी पीढ़ी को कॉलेज रोमांस की यादें दी हैं, तो उसका एक भावनात्मक अंत जरूरी है। हाँ, वो तो है। और भुवन बाम तो वो तो एक घटना है। वो अपने साथ एक पूरी की पूरी कम्युनिटी लेकर आते हैं। YouTube क्रिएटर्स को मेन स्ट्रीम में लाना अब सिर्फ ट्रेंड नहीं रहा, अब ये एक सफल बिजनेस मॉडल बन चुका है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर आ रहा है। अच्छा। खबरें हैं कि व्यूअरशिप को लेकर थोड़ा संघर्ष रहा, फिर भी 5वें सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, जरूर लगता है, लेकिन ये नेटफ्लिक्स की लंबी सोच को दिखाता है। भारत में ना सफलता का पैमाना सिर्फ व्यूअरशिप के आंकड़े नहीं है। तो फिर क्या है? कपिल शर्मा का शो एक कल्चरल इवेंट है। हर हफ्ते देश के सबसे बड़े सितारे वहां आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जो अगले दिन सुर्खियां बनते हैं। हाँ, तो नेटफ्लिक्स के लिए ये शो अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार चर्चा बनाए रखने का एक जरिया है। ये एक मार्केटिंग टूल भी है और कंटेंट भी। वो व्यूअरशिप नहीं, वो कल्चरल फुटप्रिंट खरीद रहे हैं। दाओ, वो रणवीर सिंह पर धुरंधर फ्रेंचाइजी के साथ लगा है। ओह हाँ। इसका जो नया टीजर आया है, धुरंधर 2 द रिवेंज, उसने तो जैसे इंटरनेट पर आग ही लगा दिया। आग लगा दी और साथ में कई बहसें भी शुरू कर दी हैं। टीजर बहुत स्लिक है, एक्शन जबरदस्त है। और रणवीर सिंह का वो जस्करत से हमजा में बदलना, वो बदले की आग साफ दिख रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है वो एक वायरल तस्वीर से शुरू हुई है। आप सलमान खान वाली कैमियो की बात कर रही हैं ना, बड़े साहब के रोल में?
बिल्कुल। अगर ये सच होता है तो बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का सवाल नहीं है, ये बॉलीवुड में यूनिवर्स बनाने की जो परंपरा है ना, उसको और पक्का कर देगा। जैसे वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स है। बिल्कुल, वैसे ये अपना एक अलग यूनिवर्स बना सकते हैं। सलमान खान का आना इस फिल्म को सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक इवेंट बना देगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन हर कोई इस टीजर की तारीफ नहीं कर रहा। एक्टर जेसन शाह ने उन्होंने धुरंधर और यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक जैसी फिल्मों में हिंसा के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। पर क्या सिर्फ इन दो फिल्मों को निशाना बनाना सही है? एक्शन तो मतलब इस सीजन का फ्लेवर है। देखिए, मुझे लगता है कि वो सिर्फ इन दो फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका सवाल बड़ा है, क्या हम एक्शन के नाम पर हिंसा को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित कर रहे हैं? क्या कहानी कहने के लिए गोलियों और खून खराबे का स्केल इतना बड़ा होना जरूरी है? ये एक जरूरी बातचीत है। बहुत जरूरी, क्योंकि एक्शन और हिंसा के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। सवाल ये है कि हम हिंसा को एक कहानी के हिस्से के तौर पर दिखा रहे हैं या हिंसा ही कहानी बन गई है। ये सोचने वाली बात है। वैसे धुरंधर से जुड़ी सिर्फ गंभीर बातें ही नहीं हो रही। फैंस ने पहली फिल्म के एंड क्रेडिट से एक बड़ी मजेदार चीज ढूंढ निकाली है। क्या? रणवीर सिंह की 3 वैनिटी वैन की मांग। 3 वैन, मतलब एक में शायद वो खुद रहते होंगे, दूसरे में उनका किरदार और तीसरे में उनका स्टारडम। ये आज के स्टारडम का एक बहुत मजेदार पहलू है। ये दिखाता है कि एक स्टार सिर्फ एक एक्टर नहीं होता, वो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री होता है। और फैंस की नजरें कमाल की हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक बिजनेस एंगल भी है। हाँ, वो म्यूजिक राइट्स वाला। हाँ, टी सीरीज ने सारेगामा से इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीद लिए हैं। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पावर मूव है। ये दिखाता है कि इस फ्रेंचाइजी पर पैसा कितना बड़ा लगा है। तो एक तरफ ये बड़े-बड़े प्रोडक्शन, यूनिवर्स और करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, और दूसरी तरफ कुछ कलाकार हैं जो इस चकाचौंध से दूर अपनी बहुत ही निजी और सच्ची कहानियां बयां कर रहे हैं। ये कंट्रास्ट मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। और यही तो इंडस्ट्री की खूबसूरती है, एक ही समय पर दोनों चीजें हो रही हैं। जैसे आर माधवन, उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 साल का ब्रेक क्यों लिया था। हाँ, वो अपने काम से कह रहे थे मोहभंग महसूस कर रहे थे। हाँ। एक टर्निंग पॉइंट था स्विट्जरलैंड में एक शूट, जहां उन्हें लगा कि वो जो कर रहे हैं उसमें उन्हें अब खुशी नहीं मिल रही। ये तो ग्रेट रेजिग्नेशन वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एक्टर के ब्रेक की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने करियर में कभी सोचा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सही बात है। माधवन का इतनी ईमानदारी से ये स्वीकार करना बहुत बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि रचनात्मक संतुष्टि कभी कभी बॉक्स ऑफिस नंबरों से ज्यादा जरूरी हो जाती है। और भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई है। परमीत सेठी का मानना कि वो एक अनुपस्थित और बुरे पिता थे, और अर्चना पूरन सिंह का कहना कि बच्चों को पालते हुए उन्होंने अकेलापन महसूस किया। ये बातें सुनना बहुत असरदार है। बहुत ज्यादा, क्योंकि दशकों तक हमारे सितारों को एक परफेक्ट इमेज में कैद रखा गया था, है ना? परफेक्ट पति, परफेक्ट पिता, परफेक्ट इंसान। हाँ, इस तरह की स्वीकारोक्ति उस इमेज को तोड़ती है और उन्हें हमारे जैसा बनाती है। ये दिखाती है कि करियर का दबाव, सफलता की कीमत परिवार को कैसे चुकानी पड़ती है। ये उनकी वल्नरेबिलिटी है, और यही चीज उन्हें दर्शकों से और गहराई से जोड़ती है। इसी धागे को आगे बढ़ाएं तो गुलशन देवैया का अफसोस है कि वो अंधाधुन और बदलापुर जैसी फिल्में नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ विक्रांत मैसी की एक तस्वीर है जिसमें वो नेशनल अवार्ड्स में शाहरुख खान का हाथ चूम रहे हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुलशन की बात पेशेवर महत्वाकांक्षा को दिखाती है, मतलब एक अच्छे एक्टर की भूख, हाँ, हमेशा बेहतरीन किरदारों के लिए होती है, और अच्छे मौकों के छूट जाने का मलाल हमेशा रहता है। ये उनकी कला के प्रति ईमानदारी है। और विक्रांत की तस्वीर, वो तस्वीर सिर्फ एक फैन मोमेंट नहीं है, वो एक पूरी यात्रा की कहानी है। एक लड़का जो टीवी से आया, उसने एक दूसरे लड़के को देखा जो टीवी से आकर दुनिया पर छा गया। शाहरुख खान विक्रांत के लिए सिर्फ एक स्टार नहीं, एक प्रतीक है। इस बात का सबूत कि अगर आप में टैलेंट और लगन है तो कुछ भी मुमकिन है। उस एक तस्वीर में सालों का संघर्ष, प्रेरणा और सम्मान सब कुछ छिपा है। कमाल है। ये व्यक्तिगत कहानियां हमें इंडस्ट्री की आत्मा दिखाती हैं, और इंडस्ट्री की आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से संगीत रहा है। बिल्कुल। जहां इस हफ्ते एक दुखद खबर भी आई। हाँ, महान संगीतकार एसपी वेंकटेश का निधन, 70 साल की उम्र में।
उनका योगदान बहुत बड़ा है, खासकर मलयालम सिनेमा के लिए। किलुक्कम और ध्रुवम जैसी फिल्में। अगर आपने 90s के दशक की ये फिल्में देखी हैं तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वो उस दौर की आवाज थे। उनका संगीत फिल्म की कहानी का इमोशनल सहारा होता था। ऐसे कलाकारों को याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और एक तरफ एक युग का अंत हुआ तो दूसरी तरफ एक आवाज ने वापसी की है, लकी अली। ओह वाह। उनका नया गाना आया है, तू जाने है कहां। लेकिन कुछ समीक्षकों ने कहा है कि गाना थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स्ड है। अब ये लकी अली के लिए कोई आलोचना हो सकती है क्या? उनका तो पूरा अंदाज ही रिलैक्स्ड है। यही तो दिलचस्प सवाल है। क्या हम एक कलाकार से उम्मीद करते हैं कि वो समय के साथ बदले, या हम चाहते हैं कि वो हमें वही एहसास दें जिसके लिए हम उन्हें प्यार करते हैं? लकी अली की आवाज में एक सुकून है, ठहराव है। उनके फैंस उनकी आवाज में यही तो ढूंढते हैं। सही बात है। तो शायद ये गाना उनके फैंस के लिए एक तोहफा है, समीक्षकों के लिए नहीं। ये दिखाता है कि एक कलाकार अपनी कला और अपने दर्शकों के बीच का रिश्ता कैसे निभाता है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि दर्शक क्या चाहते हैं। और अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो दर्शक तो साफ साफ बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल। बॉर्डर 2 280 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और ये हमें वापस धुरंधर और जेसन शाह की बहस पर ले जाता है। एक तरफ हिंसा की महिमा मंडन पर एक जरूरी चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ बॉर्डर 2 जैसी एक्शन वॉर फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सनी देओल का ऑन स्क्रीन गुस्सा आज भी बॉक्स ऑफिस पर सोना बरसा रहा है। और कितनी दिलचस्प बात है कि पर्दे पर इतना गरजने वाले सनी देओल को असल जिंदगी में इतना शांत और शर्मीला बताया जाता है। और यही तो एक एक्टर की कला है। वो अपने व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग एक किरदार को इतनी शिद्दत से जीते हैं कि दर्शक उसे सच मान लेते हैं। उनका शर्मीला होना उनके किरदारों के गुस्से को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। तो अगर हम आज की सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्थापित सितारों के सहारे एक बड़े दर्शक वर्ग को लुभा रहे हैं। दूसरी तरफ धुरंधर जैसी फ्रेंचाइजी हैं जो एक्शन को और बड़ा और धमाकेदार बना रही हैं। और इन सब के बीच कलाकार हैं जो अपनी मानवीय कमजोरियों और संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। हम जेसन शाह जैसे अभिनेताओं को धुरंधर में हिंसा पर सवाल उठाते हुए सुनते हैं, लेकिन दर्शक के तौर पर हम बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या? मनोरंजन और हिंसा के सामान्यकरण के बीच की वो बारीक रेखा क्या है? और जो सिनेमा बनता है उसे आकार देने में हमारी यानी दर्शकों की क्या भूमिका है? ये सवाल मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हेडलाइंस से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।